हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो चलिए देखते हैं कि जो पीएच का जो हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। पीएच मान किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पीएच स्केल है उसके द्वारा क्या है, अम्लीयता व क्षारीयता को पहचानने में क्या होता है, सहायता मिलता है। हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव है जिनका विशिष्ट पीएच होता है और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है। हमारे शरीर में भी कई विशिष्ट द्रव जैसे कि ब्लड हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक विशिष्ट द्रव है। इसका भी क्या है, एक विशिष्ट पीएच होता है जो हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित करने में सहायता करते हैं। हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पानी या फिर मिट्टी का पीएच मान यदि जो बहुत कम, बहुत अम्लीय या फिर बहुत क्षारीय हो गया तो इस स्थिति में क्या होगा, ये हमारे के लिए अनुकूलित नहीं होगा, जिसके कारण क्या है, जो पानी और मिट्टी है क्या है, इसका पीएच मान भी हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझे। तो चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि जो पीएच होता है वह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है। पहला, पाचन की प्रक्रिया और पीएच। हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आमाशय है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित करता है, जिसकी जो का है, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे शरीर के लिए बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्य होता है वह भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता बल्कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या है, हमारे आमाशय को किसी भी प्रकार से क्या है, हानि नहीं पहुंचाता, किंतु वह क्या है, हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में आमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है। तो अपच की स्थिति में क्या है, जो हमारे आमाशय के द्वारा बहुत सारे अम्ल का स्रावित होता है, जिससे हमको जलन या फिर दर्द का अनुभव होता है। अधिक अम्ल को प्रति अम्लों जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। तो अधिक अम्ल को क्या है, प्रति अम्लों के द्वारा क्या है, उदासीन किया जाता है। तो प्रति अम्ल क्या होता है, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रति अम्ल होता है तो यह वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हमारी आमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है, उसको प्रति अम्ल कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया MgCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaSCO3, ये सभी क्या है, प्रति अम्ल, और ये सभी क्या है, दुर्बल क्षारक है। तो प्रति अम्ल को इस प्रकार से याद रखना कि जो प्रति अम्ल है उसको अम्ल से याद रखना कि जो ऐसा पदार्थ जिनका उपयोग अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रति अम्ल। तो ठीक है, और प्रति अम्ल क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी क्या है, प्रति अम्ल है। दूसरा है रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रिया। हमारे रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होता है। तो हमारे रक्त का जो पीएच, ब्लड या खून का जो पीएच मान कितना होता है, वह 6.8 से 7.8 तक होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। ओके, तो हमारे जो पीएच हमारे जो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 6.8 से 7.8 तक होता है, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए है, यह जरूरी होता है कि, और ये क्या है, हमारे शरीर के संतुलन को बना रखता है। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो जो अम्लीय माध्यम में जो हीमोग्लोबिन के अणु होता है उसकी क्या है, आकृति बदल जाता है, जिसके कारण वह ठीक प्रकार से ऑक्सीजन के अणु को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए क्या है, पीएच का स्तर क्या है, इससे कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। थर्ड है लार का पीएच।
तो हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बनता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे दांत किससे बनता है, कैल्शियम फास्फेट से। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। तो क्या है, यह क्या है, कैल्शियम फास्फेट क्या है, एक कठोर पदार्थ होता है जो कि पानी में नहीं घुलता। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़न प्रारंभ होते हैं। जब हमारे दांत के मुंह के अंदर के उपस्थित अंदर क्या है, लार है, तो जब लार का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम होता है तो इस स्थिति में क्या है, दांतों में सड़ना प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए, जिसके कारण क्या है, इससे बचने के लिए प्रतिदिन क्या है, दांतों का क्षारकीय मंजन करते हैं। चौथा है पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। तो ओके, कुछ पौधों जैसे बिच्छू पौधे में बारीक एवं चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तब ये उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। जब क्या कोई भी मधुमक्खी है या फिर कोई भी बिच्छू हो गया या फिर कोई भी चींटी हो गया, तो क्या है, ये हमारे शरीर में क्या फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमको जलन या फिर दर्द का अनुभव होता है। इससे पौधा खाए जाने से बच जाता है। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है, जिसके कारण भी दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं। मधुमक्खी भी क्या है, डंक मारते हैं, जिसके कारण वो भी क्या है, हमारे शरीर में क्या है, अम्ल का स्रावित करता है, जिसके कारण भी हमको क्या है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार से जो पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से पीएच का जंतुओं की आत्मरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रोल होता है। पांचवा है मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। तो चलिए देखते हैं कि पीएच मिट्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच 5 से 8 पाया जाता है। तो धान के उत्पादन के लिए जो अनुकूल मिट्टी होता है उसका पीएच कितना होना चाहिए, 5 से 8। मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। यदि मिट्टी का जो पीएच मान है, धान की मिट्टी के लिए जो पीएच मान है 5 से कम या फिर 8 से ज़्यादा हो गया है, तो इस स्थिति में क्या है, किसानों के द्वारा खाद, चूना या राख डाला जाता है ताकि जो फसल का उत्पादन है वह प्रभावित न हो। इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो यह नीला रंग तथा जब मिट्टी हल्की क्षारीय हो तो यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो एक हाइड्रोजिना का फूल भी क्या है, मिट्टी के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट रहता है। तो जब मिट्टी अम्लीय होता है तो क्या है, नीला रंग प्रदर्शित करता है, जबकि जब मिट्टी हल्की क्षारीय होती है तो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। प्रश्न पहला है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं? अगर हाँ तो यह विलयन क्षारीय क्यों होता है? तो हाँ, जो क्षारीय विलयन है उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं। तो विलयन क्षारीय क्यों होता है, इसका कारण यह है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी क्षारीय विलयन चाहे फिर वह अम्लीय विलयन हो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या होता है, पाया जाता है। धनात्मक आयन भी पाया जाता है, ऋणात्मक आयन भी पाया जाता है। तो उस विलयन में क्या है, जो OH- आयन की जो संख्या वह H+ आयन से अधिक है, जिसके कारण विलयन क्या है, क्षारीय होता है। दूसरा है, आपके पास 2 जलीय विलयन A एवं B है। विलयन A का पीएच मान 6 एवं विलयन B का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है? तो इसमें दिया गया 2 जलीय विलयन A एवं B है, तो इसमें A का पीएच मान है वह 6 है तथा B का पीएच मान 8 है। तो इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता A में अधिक है, A में 6 है, ठीक है। और इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय? तो इनमें से अम्लीय कौन होगा? अम्लीय होगा A 6 और क्षारीय B 8 होता है ना। हम जानते हैं कि जो पीएच वैल्यू में जो 7 से कम होता है वो अम्लीयता को प्रदर्शित करता है और 7 से अधिक होता है वह क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण जो पीएच मान 6 है वह अम्लीय होगा और जो पीएच मान 8 है वह क्षारीय होगा। ओके,
थर्ड है, जूली ने जब 5 विलेन ABCD व E की सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब pH मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, प्रबल क्षारीय है और उदासीन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो pH स्केल में क्या होता है, जो 7 से कम होता है वह अम्लीयता को प्रदर्शित करता है और 7 से अधिक होता है वह क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, और जो 7 होता है वह उदासीन को प्रदर्शित करता है। और अम्लीयता में जैसे जैसे 7 से कम आते जाते हैं उसकी अम्लीयता क्या है, बढ़ते जाता है, और क्षारीयता में जैसे जैसे 7 से अधिक जाते हैं तो उसमें क्या है, क्षारीयता का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें बताएगा पहला दुर्बल अम्लीय, तो दुर्बल अम्लीय वो है 6 होगा। ठीक है, दुर्बल क्षारीय है इसमें 9 होगा A, और प्रबल अम्लीय है वह है 1 C, और प्रबल क्षारीय है इसमें 13 होगा D, और उदासीन है वह B। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो दुर्बल अम्लीय है इसमें वह 6 है E, दुर्बल क्षारीय है वह 9 है A, प्रबल अम्लीय है वह 1 है C, और प्रबल क्षारीय वह 13 है D, तथा उदासीन है वह है 7 B। ओके, चौथा है, प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर पांचों विलयनों की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम जानते हैं कि जो अम्लीय में क्या है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की जो अम्लीयता हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बढ़ते क्रम है वह होगा 13, 9, 7, 6 और 1। तो इसको अरेंज करते हैं ABCD में, तो ये होगा D, A, B, E और C। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लवण, जिसको सॉल्ट भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है तथा साथ ही जल का भी निर्माण करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन तथा जो क्षार है वो जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब यही H+ आयन और OH- आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं, साथ ही लवण या साल्ट्स का निर्माण होता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जो आयन है H+ और OH- आयन है वो आपस में क्रिया करके तो जल का अणु बनाते हैं तथा साथ ही लवण का निर्माण करते हैं। लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिसमें एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। तो लवण क्या है, वो एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक इसमें आयन स्थित है ना, तो इसमें एक भाग धन आवेशित होता है तथा दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है और लवण विद्युत उदासीन होता है। तो इसमें जो धनात्मक आवेशों की संख्या है तथा ऋणात्मक आवेशों की संख्या वो क्या है, बराबर होता है, जिसके कारण जो लवण है वह विद्युत उदासीन होता है। लवण बनाने के कई तरीके हैं जिनमें से मुख्य है अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्य तरीका वह है अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है लवण बनाने की। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके लवण पोटेशियम नाइट्राइड तथा जल का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर सल्फेट लवण का निर्माण करता है तथा जल का निर्माण करता है। साथ ही एसीटेट अम्ल भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है तथा जल का निर्माण करता है। और जो एसिडिक अम्ल है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके क्या है, अमोनियम एसीटेट तथा जल का निर्माण करता है। ये सभी क्या है, अम्ल और क्षार है जो कि आपस में मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। उपरोक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारकीय मूलक या बेसिक रेडिकल एवं ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक या एसिड रेडिकल कहते हैं।
उदाहरण पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में K प्लस क्षारीय मूलक तथा NO3 माइनस अम्लीय मूलक है। तो इस लवण में क्या है, जो धनात्मक भाग होता है वह क्षारक से आता है। क्षारक के जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो धनात्मक भाग है वो कहाँ से आता है, क्षार से आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आता है, जिसके कारण यह इसको क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल कहते हैं। तथा जो ऋणात्मक भाग होता है वह अम्ल से आता है, जैसे कि HNO3, इसमें क्या होता है, NO3 कहाँ से आया, अम्ल से, जिसके कारण इसको अम्लीय मूलक या एसिड रेडिकल कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्राइड के जो कि धनात्मक भाग है वो क्षारक से आया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्षारीय मूलक, तथा जो ऋणात्मक भाग है वो है नाइट्रिक अम्ल से अम्ल से आया, जिसके कारण इसको अम्लीय मूलक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? क्रियाकलाप 9 में हमने नमक, अमोनियम एसिटेट, खाने का सोडा तथा कॉपर सल्फेट आदि लवणों का पीएच मान ज्ञात किया। इनमें से किस विलयन का पीएच मान 7 है? तो इन सभी लवणों में क्या है, 7 से थोड़ा कम था, 7 से किसी का पॉइंट में था और किसी का तो क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें क्या है, भिन्नता है। तो अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण बनते हैं। तो हम जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या होता है, लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण बनते हैं। तो हम जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सोचिए लवणों के पीएच मान अलग अलग क्यों आए? तो इसका कारण क्या होगा कि जो पीएच मान है जो सभी लवणों के अलग अलग क्यों आए? इसे समझने के लिए हमें प्रत्येक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की प्रकृति को जानना होगा। तो इसे समझने के लिए हमको क्या है, अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की प्रकृति को जानना होगा। तो साधारण नमक NaCl में क्षारीय मूलक Na+, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ NaOH से तथा अम्लीय मूलक Cl- प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaHCl से आते हैं। तो जो साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, तो जिसका क्षारीय मूलक है वह Na+, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है, तथा जो अम्लीय मूलक होता है जो Cl- वह प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से आता है। इस प्रकार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन की प्रकृति उदासीन होता है। तो जो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की जो विलयन की प्रकृति होता है वह कैसा होता है, वह उदासीन होता है। आइए अन्य लवणों की प्रकृति को सारणी 5 द्वारा समझे। तो चलिए अन्य लवणों की जो प्रकृति है उसको सारणी के द्वारा समझते हैं। सारणी 5, लवणों की प्रकृति। लवण का सूत्र, क्षारीय मूलक का स्रोत, इसमें दिया है स्रोत का सूत्र, स्रोत की प्रकृति, अम्लीय मूलक का स्रोत, स्रोत का सूत्र, स्रोत की प्रकृति तथा लवण की प्रकृति। पहला है कॉपर सल्फेट, यह स्रोत का सूत्र है कॉपर हाइड्रोक्साइड, स्रोत की प्रकृति है दुर्बल, स्रोत का सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, स्रोत की प्रकृति है प्रबल। तो लवण की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय। क्यों? क्योंकि जो अम्लीय है, जो अम्लीय मूलक H2SO4 है उसमें वह क्या है, प्रबल है, जिसके कारण जो लवण की प्रकृति होगा वह अम्लीय होगा। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो स्रोत का सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्रोत की प्रकृति प्रबल है, स्रोत का सूत्र है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो प्रकृति है वह दुर्बल है, जिसके कारण जो लवण की प्रकृति होगा क्षारीय, क्योंकि इसमें जो क्षार है वह प्रबल। अमोनियम एसिटेट के है, जो उसकी स्रोत का सूत्र है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्रोत की प्रकृति है दुर्बल, स्रोत का सूत्र है एसिटिक अम्ल तथा स्रोत की प्रकृति दुर्बल, जिसके कारण जो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार में दुर्बल अम्ल है, जिसके कारण इस लवण की प्रकृति उदासीन होगा। अमोनियम क्लोराइड है, तो जो स्रोत का सूत्र होगा तो वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है, दुर्बल है, तथा स्रोत का सूत्र होगा तो अम्ल में क्या होगा, एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, जो स्रोत की प्रकृति क्या है, प्रबल। तो लवण की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय। क्यों? क्योंकि जो अम्ल है वह प्रबल है। ठीक इसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, तो स्रोत का सूत्र है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्रोत की प्रकृति प्रबल है, स्रोत का सूत्र है HNO3। नाइट्रिक अम्ल क्या है, प्रबल है, तथा लवण की प्रकृति क्या है, प्रबल प्रबल क्षार में प्रबल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, तो क्या होता है, जो लवण की जो प्रकृति होगा वो क्या है, उदासीन होगा। हमने देखा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारीय व प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें जो बताया गया है कि जो दुर्बल क्षार है वह प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो जो बनने वाले लवण की प्रकृति होगा वो क्या है, अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें क्या है, जो प्रबल है वह अम्ल है,
ठीक इसी प्रकार जो प्रबल क्षार है वह दुर्बल अम्ल से क्रिया करता है, तो जो लवण की प्रकृति होगा वह क्षारी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो क्षार है वह प्रबल है। जब दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के जब दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो जो लवण की प्रकृति होता है वह उदासीन होता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रबल क्षार है जो प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, तो इसके जो बनने वाली प्रकृति होगा वह क्या होगा, उदासीन होगा। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति भी उदासीन होती है ना। तो जो दुर्बल क्षार है वह दुर्बल अम्ल से बने जो लवण की प्रकृति है वो क्या होगा, उदासीन होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।